पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत इस लेक्चर में हम लोग थारिस्टर पर बेस्ड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस इन ए थारिस्टर इज। किसी थारिस्टर में कितने पीएन जंक्शंस होते हैं? तो जो थारिस्टर है उसमें 3 पीएन जंक्शंस होते हैं, इसलिए इसमें जो राइट आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर सी। जो थारिस्टर है वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, फिर पी टाइप और फिर एन टाइप, इस प्रकार से इसका कम्बिनेशन होता है। यानी कि ये 4 लेयर का डिवाइस है, 4 लेयर डिवाइस है। तो इन 4 लेयर्स से 3 जंक्शंस बनते हैं, J1, J2 और J3। तो इसलिए जो थारिस्टर है उसमें 3 पीएन जंक्शंस होते हैं। राइट आंसर है इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए थारिस्टर इज फॉरवर्ड बाइस्ड द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शंस आर। यानी कि जब कोई थारिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उसमें कितने पीएन जंक्शंस हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो जब थारिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उस केस में आपके J1 और J3 ये दोनों जंक्शंस जो है ये आपके फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं, जबकि मिडिल जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड होता है। तो इसलिए जब थारिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो उस केस में एक जंक्शन जो है और वो जंक्शन है J2 जंक्शन आपका रिवर्स बाइस में होगा, यानी कि वो ब्लॉक्ड कंडीशन में होगा। बाकी 2 जंक्शंस J1 और J3 ये फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं। यानी कि जो थारिस्टर है PN ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी टाइप और एन टाइप। तो इसमें जब इसको फॉरवर्ड बाइस्ड थारिस्टर होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड कहने का मतलब है कि पी टाइप ये आउटर पी लेयर को जब पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और आउटर एन लेयर को जब नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, तो ये आपका जो थारिस्टर है वो फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाता है। और इस केस में जब थारिस्टर आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो बाहरी 2 जंक्शंस जो हैं यानी कि J1 और J3 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड में होंगे और मिडिल जंक्शन जो है आपका रिवर्स बाइस्ड में होता है, यानी कि ये ब्लॉक्ड कंडीशन में होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1, यानी कि एक जंक्शन जो है वो आपके ब्लॉक्ड होते हैं जब थारिस्टर फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन ए थारिस्टर इज रिवर्स बाइस्ड द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शंस आर। यानी कि जब थारिस्टर रिवर्स बाइस्ड होता है तो कितने पीएन जंक्शंस जो हैं वो ब्लॉक्ड कंडीशन में होते हैं। तो जो सिस्टमेटिक डायग्राम है थारिस्टर का, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप, ये पी टाइप और एन टाइप, 4 लेयर से हैं और 3 जंक्शन से हैं J1, J2 और J3, ये 3 जंक्शन हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब थारिस्टर रिवर्स बाइस्ड है, रिवर्स बाइस्ड कहने का मतलब है कि जो आउटर पी लेयर है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है और जो आउटर एन लेयर है ये आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका कैथोड है तो कैथोड जो है ये आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो एनोड है वो आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में थारिस्टर हमारा रिवर्स बाइस्ड होता है और जब थारिस्टर रिवर्स बाइस्ड होगा तो उस केस में बाहरी दोनों जंक्शंस यानी J1 और J3 ये दोनों रिवर्स बाइस्ड होंगे और J2 जंक्शन जो है ये आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब थारिस्टर रिवर्स बाइस्ड होगा तो उस केस में 2 जंक्शंस ब्लॉक्ड कंडीशन में होंगे, J1 और J3। तो इसलिए इसका आंसर है 2, यानी कि 2 जंक्शंस जो है वो आपका ब्लॉक्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इन ए थारिस्टर एनोड करंट इज मेड अप ऑफ। यानी कि थारिस्टर में जो एनोड करंट होता है वो किस चीज़ से यानी कि किनके कम्बिनेशन से बना होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑप्शन डी है होल्स ओनली। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी कि जो एनोड करंट है उसमें
वो एनोड करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का कम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो थारिस्टर है उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ये दोनों होते हैं। इसलिए जो एनोड करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए थारिस्टर when triggered will change from forward blocking state to conduction state if its anode to cathode voltage is equal to, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई थारिस्टर जब उसको ट्रिगर किया जाता है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में कब आएगा। जब एनोड कैथोड का वोल्टेज जो है वो क्या होगा, तो जो थारिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। ऑप्शन है आपका कि जो एनोड कैथोड का वोल्टेज है वो पीक रिपिटेटिव ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर होगा तो, या पीक वर्किंग ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज होगा तो। ऑप्शन सी में है पीक वर्किंग ऑफ स्टेट रिवर्स वोल्टेज, और ऑप्शन डी में है पीक नॉन रिपिटेटिव ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज। तो ये चार ऑप्शंस है, यानी कि एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज इन चारों में से किसके बराबर होगा, तो जो थारिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा। तो ये सब जो वोल्टेज है वो क्या है, जैसे कि जो आपका प्योर आइडियल साइनसॉइडल वेव होता है वो तो आपका इस नेचर का होता है, लेकिन ट्रांजिएंट्स के कारण जो साइनसॉइडल वेव है वो इस नेचर का नहीं होके ये इस प्रकार से हो सकते हैं, यानी बीच में कुछ क्षण के लिए इसमें ट्रांजिएंट्स आ सकते हैं, यानी कि वोल्टेज का वैल्यू घट सकता है, बढ़ सकता है, तो इस प्रकार से हो सकते हैं। तो थारिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में लाने के लिए जो इसका एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज है वो पीक वर्किंग ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर होगा, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार से हमारा सिग्नल है जिसमें कि कुछ ट्रांजिएंट्स हैं, यानी कि कुछ क्षण के लिए ये आपका वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो इस केस में आपका ये वाला जो वोल्टेज है, जो नॉर्मल मैक्सिमम वोल्टेज है, उसी को पीक वर्किंग ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है। और ये जो आपका वोल्टेज है इसको नॉन रिपिटेटिव फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है, इसको रिपिटेटिव फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है। और ये वाला जो वोल्टेज है ये आपका नॉन रिपिटेटिव फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। उसी प्रकार से रिवर्स के केस में ये आपका नॉन रिपिटेटिव रिवर्स वोल्टेज है, ये आपका वर्किंग आपका ये रिवर्स वोल्टेज है, और ये आपका जो है वो रिपिटेटिव रिवर्स वोल्टेज है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि थारिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए जो एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज है वो आपका पीक वर्किंग ऑफ स्टेट फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज हो जाता है एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज, तो थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेशन और टर्न ऑफ ए थारिस्टर रिक्वायर्स दैट, यानी कि थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए या उसके कम्यूटेशन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है एनोड करंट इज रिड्यूस्ड बिलो होल्डिंग करंट, यानी कि एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो थारिस्टर टर्न ऑफ हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि अगर एनोड करंट का वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो थारिस्टर टर्न ऑफ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है एनोड करंट इज अलाउड टू रिवर्स, यानी एनोड करंट अगर रिवर्स हो जाता है तो भी थारिस्टर आपका कम्यूटेट हो सकता है, टर्न ऑफ हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी है एनोड वोल्टेज गेट रिवर्स्ड, यानी कि एनोड वोल्टेज को ही रिवर्स कर दिया जाए, तो भी जब एनोड वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा तो उस केस में भी थारिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट्स, यानी कि इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में थारिस्टर टर्न ऑफ हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कम्यूटेशन और टर्न ऑफ ए थारिस्टर डज नॉट रिक्वायर, यानी कि थारिस्टर को टर्न ऑफ होने के लिए या उसको कम्यूटेट करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए है एनोड करंट इज रिड्यूस्ड बिलो होल्डिंग करंट, यानी कि एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम होना जरूरी है अगर उसको टर्न ऑफ करना है तो, इसलिए ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसकी आवश्यकता है, इसलिए ये आंसर सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है एनोड करंट इज अलाउड टू रिवर्स, यानी कि थारिस्टर को कम्यूटेट होने के लिए, टर्न ऑफ होने के लिए एनोड करंट को भी अगर रिवर्स होगा तो थारिस्टर टर्न ऑफ हो सकता है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, यानी कि अगर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो भी थारिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा या कम्यूटेट हो जाएगा, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। चौथा है एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू जीरो, यानी कि जब एनोड वोल्टेज को रिड्यूस करके जीरो कर देंगे तो उस केस में, यानी सिर्फ एनोड वोल्टेज को रिड्यूस करने से थारिस्टर टर्न ऑफ नहीं होता है या कम्यूटेट नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थारिस्टर टर्न ऑफ नहीं होगा, यानी कि अगर एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस टू जीरो, एनोड वोल्टेज अगर जीरो हो जाता है रिड्यूस होकर के, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका थारिस्टर टर्न ऑफ होगा ही, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए थारिस्टर द रेशियो ऑफ होल्डिंग करेंट टू लैचिंग करेंट इज, होल्डिंग करेंट और लैचिंग करेंट का रेशियो क्या होता है किसी थारिस्टर के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो थारिस्टर है उसमें होल्डिंग करंट हमेशा लैचिंग करंट से कम होता है, होल्डिंग करंट का वैल्यू लैचिंग करंट से हमेशा कम होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का रेशियो हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है उसका वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगा। ये लैचिंग करंट है IL, यानी कि होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का रेशियो हमेशा 1 से कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन है जो कि जिसका वैल्यू 1 से कम है, इसलिए राइट आंसर है 0.4। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट, यानी कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रेशियो अगर पूछा जाए, तो चूँकि लैचिंग करंट जो है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है और 2 से 3 गुना लगभग होता है, इसलिए इसका जो रेशियो है वो आपका 1 से ज़्यादा होगा और जनरली ये 2 to 3 टाइम्स होता है, यानी कि लैचिंग करंट होल्डिंग करंट का 2 to 3 टाइम्स होता है, तो उस केस में आपका आंसर 2.5 होगा अगर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रेशियो पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए थारिस्टर गेट्स टर्न ऑन द गेट ड्राइव, यानी कि जब थारिस्टर टर्न ऑन हो जाता है तो गेट ड्राइव क्या करना चाहिए, गेट ड्राइव के साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए शुड नॉट बी रिमूव्ड एज इट विल टर्न ऑफ द ACR, यानी कि जब थारिस्टर टर्न ऑन हो जाए तो क्या गेट ड्राइव को यानी गेट सर्किट को रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थारिस्टर को टर्न ऑफ कर देगा। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब एक बार थारिस्टर टर्न ऑन हो जाता है तो गेट को ओपन कर देने से भी आपका थारिस्टर टर्न ऑफ नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है मे और मे नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि जब एक बार थारिस्टर टर्न ऑन हो गया तो गेट ड्राइव को ओपन किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, तो ये कुछ हद तक सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी शुड बी रिमूव्ड, यानी कि गेट सर्किट को रिमूव कर देना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है शुड बी रिमूव्ड टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस एंड हायर जंक्शन टेम्परेचर, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अगर एक बार थारिस्टर टर्न ऑन हो गया तो गेट सर्किट को गेट ड्राइव को यानी गेट सर्किट को रिमूव कर देना चाहिए टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस, यानी कि लॉस को अवॉइड करने के लिए, लॉस को रिड्यूस करने के लिए या अननेसेसरी लॉस को अवॉइड करने के लिए, साथ ही साथ जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रोकने के लिए गेट ड्राइव को रिमूव कर देना चाहिए। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है आपका डी, जिसमें कि आपका रीजन के साथ लिखा हुआ है,
इसमें रीज़न भी दिया हुआ कि क्यों गेट ड्राइव को रिमूव किया जाना चाहिए। इसलिए इसमें बेस्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फॉर नॉर्मल SCR टर्न ऑन टाइम इज, यानी नॉर्मल SCR के लिए जो टर्न ऑन टाइम है वो टर्न ऑफ टाइम से कम होता है। टर्न ऑफ टाइम को TQ से डिनोट किया गया है, T के सफिक्स में है Q, यानी नॉर्मल SCR के लिए जो टर्न ऑन टाइम है, ऑन होने में जो टाइम लगता है इसे, वो इसके ऑफ होने में जो टाइम लगता है उससे नॉर्मली कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इस लेक्चर में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। थैंक यू।